अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम बागबान फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन 19 दिसंबर संडे के दिन होने जा रहा है। उसके सिलसिले में मैं आपसे रूबरू हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक आज़म कैंपस जो इंसान चला रहा है, आप सब लोगों को मालूम है, इसने बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का गबन किया है और अपने आप को एकदम साफ़ सुथरा इंसान बताता है। वो लोगों की लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उनकी दिशा भूल करने के लिए वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। हालांकि उसको ख़ुद को कुछ मालूम नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या चीज़ होती है और किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाता है। वो अपने जो जितने भी शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर का हुकूक, उनके हुकूक का, उनको वोटिंग करने का हक वो आदमी छीन रहा है, ताकि उसने जो भी गबन किया है इससे पहले, जो भी उसने भ्रष्टाचार किया है मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में और आज़म कैंपस में, बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का उसके ऊपर पर्दा डालने का काम ये आदमी कर रहा है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया ये लाके उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है कि बाहर के लोगों को इंडिया में किधर ही ब्रांच खोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो तो हमको मालूम है, ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हारा पूना को तो संभालो। पूना में इतने चोरी चपाटे तुमने किए हैं तो पूरे इंडिया लेवल पे कितना करेंगे तुम। तो भाइयों मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये जो मिस्टर इनामदार है, ये अभी मुस्लिम बैंक का चेयरमैन भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है। इसको घर पहुंचाने का काम जो किया है वो सलीम बागबान ने किया है। मैं इसको ओपन चैलेंज करता हूं कि वो कभी भी मेरे सामने आए और डिस्कशन करे, क्या तुमने क्या क्या गबन किया है, क्या क्या लफड़े किए हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बनाई है, किस तरह से बनाई है, क्यों बनाई है। ये मैं उनको चैलेंज करता हूँ। ये गरीबों का पैसा है, पर गरीबों का पैसा कितना तुमने गबन किया, कितना गरीबों का हक मारा है, कितना शेयर होल्डर का नुकसान किया है। इन्होंने गरीब लोगों को लोन देना बंद कर दिया, रिक्शा वालों को लोन देना बंद कर दिया, बाकी लोगों को जो गाड़ी लगाते हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, वो लोगों को लोन देना बंद कर दिया। और इसने क्या किया है, पिछले 5-10 सालों के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो बिल्डर्स लोगों के साथ में पार्टनरशिप किया, उनको लोन दिया गया। उन्होंने बैंक का लोन फेड़ा नहीं और इस तरह से अपने बैंक को बर्बाद किया है। हर साल, जैसे कि आप जानते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हर साल जो लोग डिफ़ॉल्टर होते हैं, जो लोन नहीं भरते, ऐसे लोगों की लिस्ट जाहिर की जाती है, उसका परसेंटेज कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसके अंदर भी वो 9-10% एनपीए दिखाता है। हालांकि वो 30-35-40% से नीचे नहीं है। वो क्या करते हैं, हर साल मार्च महीने में लोग जो डिफ़ॉल्टर है, जिन्होंने पैसा नहीं भरा है, जो अकाउंट एनपीए में गए हैं, उनका लोन रिव्यू करते हैं, उनको टॉपअप देते हैं। समझो उसने 10 लाख रुपये अगर डिफ़ॉल्टर किया है, 10 लाख का लोन नहीं दिया है, तो उसको 15 लाख रुपये लोन दिया जाता और 15 लाख में से 10 लाख रुपये वो पे किए जाते और 5 लाख रुपये और उनको ज़्यादा दिया जाता लोन। इस तरह से उनको उनका अकाउंट रिव्यू किया जाता ताकि वो एनपीए में नहीं आए। इस तरह से वो अपने बैंक को प्रॉफिट में दिखाने की कोशिश करता है। ये करता है। मुझे ये बताइए, जितने भी हमारे शेयर होल्डर है, आज तक आपके अकाउंट में, आज तक पिछले 40 सालों में आपके अकाउंट में डिविडेंड कितना पैसा आया? पिछले 6 साल से तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, बैलेंस शीट में डिक्लेयर किया है कि 10 पैसा डिविडेंड नहीं दिया गया। उसके पहले भी लोगों को डिविडेंड नहीं दिया गया। ये डिविडेंड का जो पैसा है, ये पैसा सब गोल्डन जुबली में आता है। गोल्डन जुबली के ज़रिए
गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट है, उसके ज़रिए ये पैसा सब गबन किया जाता है। उसी तरह लाखों लोगों का जो एम्प्लॉय लोग हैं उनके सैलरी में से पैसा लिया जाता, उनके बोनस में से पैसा लिया जाता। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो जैसे सॉफ्टवेयर बिठाया, बाकी जो एक्सपेंसेस है उसमें से भी पैसा निकाला जाता है। तकरीबन 50% पैसा निकाला जाता है। वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है और बोलते हैं बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ है, बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ है। पिछले 40 सालों से लोग उनको जो कैश में पैसा उनको मिला है उसका हिसाब पूछते हैं तो वो बताता नहीं है। बेचारे हमारे मरहूम का फादर मेहमद साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो उनके पीछे लग लग के बेचारे को उनका हार्ट से इंतकाल हुआ, लेकिन ये इंसान ने आज तक उनको अपने कौम को जो कैश का व्यवहार होता है, जो कैश में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, उसका हिसाब वो देता नहीं है। उसका जो छोटा मोटा अमाउंट जो है 5-10% ये सब नेता लोगों को बांट देता है। जो भी गवर्नमेंट आएंगी वो गवर्नमेंट को साथ देता है, वो गवर्नमेंट में पैसा बांट देता है और इस तरह से अपनी जो भ्रष्टाचार का जो ये है वो सिलसिला कायम रखते हुए ये सब छुपाने की कोशिश करता है। अभी उसका घड़ा भर चुका है। तो जितने भी शेयर होल्डर मेंबर है बहुत बड़ा गबन किया है। अब आपको मैं एक ये बताता हूँ, जैसे एक मुहावरा है, एक सांप और सिंधी को सामने रखे तो किसको पहले मारना चाहिए? सिंधी को सिंधी को मारना चाहिए। उसी तरह मिस्टर इनामदार और मिस्टर एस.एम. इकबाल को सामने रखा जाए तो किसको मारना चाहिए? पहले एस.एम. इकबाल को मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार के अंदर मिस्टर एस.एम. इकबाल ने इनामदार का बहुत साथ दिया है और शुरू से साथ देते आ रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे स्कैंडल के अंदर उसने उनका साथ दिया है। ये आदमी जो एस.एम. इकबाल जो है सिर्फ दिखावा करता है। ये लोगों से पैसे खींचने का, लोगों से पैसे लेने का, लोगों का पैसे का इस्तेमाल करने का ये उसने एक ज़रिया बनाया है और दिखाता है कि मैं इनामदार के खिलाफ़ ऐसा किया, ये किया, वो किया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भी काम किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ सलीम बागबान ने किया है। इसको इनामदार को उजागर करने का मिस्टर एस.एम. इकबाल लोगों से डोनेशन मांगता है, लोगों से पैसे लेते हैं और ये पैसे पूरे गबन करता है वो आदमी और इनामदार से हाथ मिलाने का काम करता है और दिखाता है कि मैं इनामदार के ख़िलाफ़ हूँ। इनामदार से मैंने ये कोर्ट में ये केस दाखिल किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये आदमी कुछ करता नहीं है। इनामदार को ब्लैकमेलिंग करके उसके पास से करोड़ों रुपये भी लेता है, प्लस लोगों के पास से डोनेशन भी लेके अपना उल्लू सीधा करने का काम आज तक वो आदमी ने किया है। उसका इतिहास है हमारे पास, उसके सब प्रूफ्स है। वो 3 बार इनामदार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। 3 बार इनामदार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। क्यों एडमिट हुआ बाबा? जब तेरा वो 1 नंबर दुश्मन नंबर 1 है तो एडमिट कैसे होता है? तो फिर तेरे को फ्री ट्रीटमेंट कैसे मिलती है वहाँ पर? वहाँ से फ्री ट्रीटमेंट लेता है और यहाँ से लोगों को दिखाता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को बीमारी ये करने के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास से उसने 2.5 लाख रुपया लिया और उसके लड़के ने मुझे चेक दिया, जो चेक बाउंस हुआ है और आज तक वो क्लियर हुआ नहीं है। मेरे पास उसके सब प्रूफ है। वो आदमी किस तरह से काम करता है, क्या करता है। तो ये आदमी 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। उसकी ज़िंदगी पूरी फ्रॉड में गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जितने भी शेयर होल्डर है और पूना के मुसलमान हैं उनसे मैं आगाह करता हूँ कि आदमी से बचिए। एस.एम. इकबाल बहुत ही फ्रॉड आदमी है और ये 101% इनामदार से मिला हुआ है। मेरे पास उसके सब सबूत है और ये इलेक्शन के बाद में इंशाअल्लाह मैं उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा केस दाखिल करने वाला हूँ। तो आप मेरा साथ दीजिए, भ्रष्टाचार को हटाइए ताकि हमारे पूना के और अतराफ़ के महाराष्ट्र के मुसलमानों का भला हो, उनको लोन मिले, उनका कारोबार अच्छी तरह से चले। गरीब है बेचारे जो कुछ कर नहीं पा रहे, बगैर लोन के उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। बाकी जगह दूसरी जगह बैंक में जाते हैं तो हमारे लोगों को लोन नहीं मिलता है। तो ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने गरीब लोगों को लोन देकर उनकी माली हालत सुधारेंगे, उनकी माली हालत बद से बेहतर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा जो पैनल है उसके अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील है। तो हमारे पैनल को आप
हमारे पैनल को आप बहुत ज़्यादा वोटों से चुन के लाइए और इस तरह से अपनी कौम की मदद करिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारी मदद करो, हमारी मदद करना नहीं, आप अपनी आपकी मदद करिए। आप हमारे पैनल को जुटा के लेके आइए। हमारा पैनल नहीं, आपका पैनल है, ये भ्रष्टाचार हटाओ पैनल है। अगर इस बैंक से, इस आज़म कैंपस से भ्रष्टाचार हट गया तो हमारे पूना के और महाराष्ट्र के मुसलमानों का इतना फ़ायदा होगा कि हम लोगों को 1 रुपया आज़म कैंपस में डोनेशन या फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे खुद के एसेट इतने हैं, हमारी खुद की कमाई इतनी है, हमको गवर्नमेंट से इतना अनुदान मिलता है वो इदारे को, हमको 1 रुपया फ़ीस या डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो इनामदार हॉस्पिटल है वो इनामदार हॉस्पिटल नहीं है, ये पब्लिक हॉस्पिटल है, ये हमारे गरीबों का हॉस्पिटल है, ये हमारे मुसलमानों की मेहनत की कमाई का हॉस्पिटल है। तो ये इसका नाम मुस्लिम हॉस्पिटल रखने वाला हूँ मैं, और वो हॉस्पिटल में आप लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है, आप लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आपका फ़ीस का मसला, बच्चे लोग का फ़ीस का मसला ख़त्म हो जाएगा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ये करेंगे, आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात है, हम आपको रोज़ी रोटी से लगाएंगे, आप अच्छे कारोबार से लगाएंगे, आपको बैंक के ज़रिए हम लोग लोन दे के आपको आपके पैर पे खड़ा करेंगे। हम एक ट्रस्ट कायम करेंगे, जिस ट्रस्ट के ज़रिए हम आप लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन देके आप अपना कारोबार बढ़ाइए। वो ट्रस्ट के ज़रिए हम आपको बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए लोन देंगे। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी देंगे हम लोग, किस तरह से बिज़नेस करना चाहिए, किस तरह से कारोबार करना चाहिए। आप जानते हैं, जो इजरायली कौम है, जो इसराइल है, वहाँ पर वर्ल्ड की 70% वेल्थ उनके पास है। उसकी वजह ये जो है, वो पूरे इस्लामी तरीके पे काम करते हैं। उनमें और हमने ये फ़र्क है कि वो सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, उनकी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपना इस्लाम से हमें सिखाता है कि हम लोग हमारे पूरे कौम के बारे में सोचें। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो आप हमारे साथ में जुड़िए और आप आपकी मदद करिए। हमारी मदद करने की मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश नहीं करूँगा। हमारे पैनल को आप, ये आपका पैनल है, हमारा पैनल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका पैनल है। हमारा पैनल की जो निशानी है कब सासर, कब बशी, कब सासर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के दीजिए, ताकि हम पूना से और महाराष्ट्र से ये भ्रष्टाचार को पूरा हटाएंगे। 101% गरीबी हटाएंगे, ये मेरा वादा है। सब लोगों को हम लोग कारोबार से लगाएंगे, सब लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में कराएंगे, सब लोगों का बच्चों का एडमिशन विदाउट डोनेशन, विदाउट फीस फ्री में होगा। पहली से लेके ग्रेजुएशन तक, उनके कुछ पैर पे खड़े होने तक, उनको कारोबार से भी हम लोग लगाएंगे, कारोबार के लिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये सब काम करने का हमने डिसाइड किया है। तो आप हमारा साथ दें और हमारी इस पैनल को हमारी अपनी नहीं, हमारी आप मदद करिए, आप अपनी आपकी मदद करिए, और इस पूना शहर में एक अमन और अच्छा माहौल होगा। एजुकेटेड लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे और अपना रोज़ी रोटी का ज़रिया एक अच्छी तरह से बन जाएगा, जिसके ज़रिए आप खुशहाल रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जिसके ज़रिए हमारा एक और दूसरा एक मिशन है कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए हमारे लोगों की दुनिया और आखिरत भी बने, ना कि सिर्फ दुनिया बने। हम वो मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आप हमारा साथ दीजिए और हमारे पैनल को, अपने पैनल को, हमारी निशानी है कब सासर, उसको बहुत ज़्यादा मतों से चुनकर हमें कामयाब बनाइए। अल्लाह हाफिज़।